स्टूडेंट्स, इसके पहले का वीडियो जो हमने देखा है वो है हमारा इम्प्लिसिट फंक्शंस के ऊपर। आई होप कि आपको इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शंस क्लियर होंगे, उसके एग्जांपल्स क्लियर होंगे। हम लोग अभी फ़िलहाल RS अग्रवाल की बुक से कर रहे हैं। आपके साथ अगर पॉसिबल है तो आप NCERT के बुक के साथ ज़रूर जाइए। उसके एक्सरसाइजेस भी हमें साथ ही साथ करते ही जाने चाहिए, अदरवाइज़ वो छूट जाएगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। व्हाट इज़ द पैरामेट्रिक फंक्शंस? उसके पहले हम लोग ये जान लें कि व्हाट इज़ पैरामीटर। पैरामीटर मतलब किसी भी फंक्शन को किसी दूसरे मतलब मेज़रमेंट के ऊपर तय किया गया हो, या किसी भी फंक्शन को दूसरे किसी अदर फंक्शंस के ऊपर में एक्सप्रेस किया गया हो, ठीक है। और उसके बाद फाइनली आपको उस जो एक्सप्रेसिव जिस टर्म्स में उसको एक्सप्रेस किया गया है जिस भी फंक्शन के फॉर्म में, उस फंक्शन के फॉर्म में आपको डिफरेंशिएट करना है। कहने का मतलब ये है कि पैरामीटर मेट्रिक फंक्शंस आपको देखते ही क्वेश्चंस आपको पहचान में आ जाएंगे। कैसे लिखे होंगे? मान लीजिए कोई एक्स जो है और वाई जो है, जनरली एक्स और वाई के ऊपर ही हम लोग डिफरेंशिएशन का चैप्टर कर रहे हैं। तो एक्स को हमें मन किया तो हम टी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, एक्स को मन किया कभी तो हम थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, बट हम आंसर जो फाइनल पूछ रहे हैं वो dx में ही पूछ रहे हैं। और अगर y का मन किया तो y को भी t में कन्वर्ट कर लिए, थीटा में कन्वर्ट कर लिए, इस तरह की चीज़ें। जैसे x और y, यहाँ पे आपका मेजर फंक्शंस जो है वो x और y है, उसको किसी दूसरे फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है, ठीक है। उस तरीके के क्वेश्चंस को आप देखते ही समझ जाओगे कि क्वेश्चंस आपको x और y के टर्म्स में नहीं दिखाई देंगे। दिस कैटेगरी इज कॉल्ड पैरामेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। लेकिन इन जनरल हम लोग पैरामीटर्स किसे कहते हैं? जैसे एक थर्मोमीटर का मैं एग्जांपल लेकर आपसे बात कर लूँ तो शायद आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। वीडियो शायद क्लियर होगा आपके लिए। हिल रहा है तो थोड़ा बता दें मुझे कमेंट में कि वीडियो आपको क्लियर रहता है या नहीं। जैसे मान लो मैं एक थर्मोमीटर का एग्जांपल ले लूँ, तो थर्मोमीटर जब आप ख़रीदने जाओगे ना मार्केट में, तो उसके लिए एक पैरामीटर्स होता है कि थर्मोमीटर में क्या चीज़ें देखनी है जिसकी वजह से थर्मोमीटर एक गुड थर्मोमीटर है। बेसिकली जो इन जनरल बहुत सारे लोगों को लगता होगा पैरामीटर वर्ड बहुत लोगों के लिए नया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए नया होगा कि पैरामीटर किसको कहते हैं। पैरामीटर इन जनरल मैथमेटिक्स से हट कर अगर मैं बात करूं तो पैरामीटर जो टर्म है उसका मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी एक्सप्रेशन, किसी भी फंक्शन की जो उसकी एक्सप्रेस करने की जो क्वालिटी है ना, उसको कहते हैं। जैसे थर्मोमीटर के बारे में बात करी थी, तो अभी फ़िलहाल थर्मोमीटर बहुत मार्केट में चल रहा है, इसलिए मैं थर्मोमीटर के बारे में बात कर रही हूँ। थर्मोमीटर आप देखोगे तो हिस का भी आता है, फिर आपको थर्मोमीटर डॉक्टर ट्रस्ट का भी आता है। तो देयर आर डिफरेंट थर्मोमीटर्स जो भी बनाए गए हैं अलग अलग कंपनीज़ के द्वारा। लेकिन आपका मन किया कि आप कोई एक कंपनी को प्रेफर करोगे और उसके थ्रू एक थर्मोमीटर खरीद लोगे, तो वो थर्मोमीटर उसी कंपनी का आपको क्यों पसंद आ रहा है, उसके जो प्रॉपर्टीज़ लिखे रहते हैं, जो एक्सप्रेसिबल रहते हैं उसके पैकेट में, उसको पैरामीटर कहते हैं जनरल वेज में, ठीक है। हमारे डेली लाइफ में पैरामीटर का ये मतलब होता है। आप अगर AC खरीदना चाहते हो तो AC की क्वालिटी क्या होनी चाहिए? AC से जनरली इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज़्यादा आता है। तो AC जब खरीदोगे तो बहुत सारे कंपनीज़ की AC है, तो कौन सी कंपनी का आप तो चाहोगे कि ऐसा AC मैं लूँ जो AC मेरा काम भी आ जाए और इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी कम आ जाए। तो ये जो सोच रहे हो ना आप, उसको पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है। ये जनरल थॉट्स में आते हैं। हमारे डेली लाइफ में पैरामीटर वर्ड इस तरीके से यूज़ होता है, बट इन केस ऑफ मैथमेटिक्स मैंने आपको सिंपली कहा कोई भी फंक्शन के रूप में इन जनरल यहाँ मेजरली जो रोल प्ले कर रहा है ना वो एक्स और वाई रोल प्ले कर रहा है, एक्स और वाई, ठीक है। ये दोनों किसी दूसरे फंक्शंस के फॉर्म में डिफाइंड होंगे तो वो फंक्शन आपका पैरामेट्रिक फंक्शंस होगा। बुक यही लिखता भी है और आपको क्वेश्चंस देख के बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। एक्स को बोल देगा टी के फॉर्म में, वाई को बोल देगा टी के फॉर्म में, और फाइनली आंसर आपको dy/dx में ही पूछा जाएगा। भले ही एक्स को किसी भी दूसरे अदर फंक्शन के फॉर्म में आपको एक्सप्रेस किया हुआ हो, वाई को आपको किसी दूसरे भी फंक्शन के टर्म्स में एक्सप्रेस किया हो, लेकिन फाइनली जो आपका आंसर आना है, वो जो डेरिवेटिव होना है, वो dy/dx ही होना है। चलिए थ्योरी में चलते हैं, तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए, उससे भी ज़्यादा आपको एग्जाम्पल से क्लियर होगा डेफिनेटली। आप देखो, डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस, समटाइम्स, कभी कभी
x and y are the given as functions of variable t. यहाँ एक वेरिएबल को इसने डिनोट कर रखा है t, बट जनरली t ही नहीं ले सकते, हम थीटा भी ले सकते हैं, हम w भी ले सकते हैं, हम z भी ले सकते हैं, हम कुछ भी लिख सकते हैं एक्सेप्ट x एंड y, बिकॉज x और y को ही तो हमको दूसरे फंक्शन के रूप में कन्वर्ट करके लिखना है. वही जो लिखा हुआ जो प्रोसेस है ना, वो पैरामीटर कहलाता है, वो पैरामीट्रिक फंक्शन कहलाएगा. देन t इज कॉल्ड द पैरामीटर. समझ गए? x को देखो, यहाँ पे x को हमने किस फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर रखा, t में. y को एक दूसरा फंक्शन ले लिए g, उसमें कौन सा टर्म, कौन सा वेरिएबल हमने यूज़ किया, t. x को एक फंक्शन f के साथ कौन से वेरिएबल के साथ यूज़ कर रहे, t के साथ, और g दूसरे फंक्शन ले लिए, उसमें भी वेरिएबल कौन सा यूज़ कर रहे, t. तो ये जो t होगा ना, जो कि x और y को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो t है जो x और y को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये t आपका क्या कहलाएगा, पैरामीटर. और ये फंक्शन आपके क्या कहलाएंगे, पैरामीट्रिक फंक्शन. तो अब पक्का है कि आप इसको डिफ्रेंशिएट तो x को x के रिस्पेक्ट में नहीं करोगे, x को t के रिस्पेक्ट में. जो जिस भी टर्म्स में x और y एक्सप्रेसिबल है, एक्सप्रेस किए गए हैं, उसी टर्म्स में आपको डिफ्रेंशिएशन करना है. ध्यान से देखो, जो इस पॉइंट्स को मैं हाईलाइट करूँ, कहो तो आप, मैं पेन चेंज करके आपसे बात कर लूँ. देखो रेड कलर टर्म्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें आप. t यहाँ पर dx बाई dx हमने नहीं लिखना. क्यों? क्योंकि हमारा x जो है वो t के रिस्पेक्ट में डिफाइंड है, y जो है वो भी t के रिस्पेक्ट में डिफाइंड है. तो हमने x को किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना, t के रिस्पेक्ट में. अगर यहाँ थीटा होता तो थीटा के रिस्पेक्ट में करते, अगर यहाँ z होता तो z के रिस्पेक्ट में करते, w होता w के रिस्पेक्ट में करते. इन अ क्रक्स एक बार में ये समझना है हमें कि आपका x और आपका जो y है वो जिस भी रिस्पेक्ट में डिफाइंड है, या जिस भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफाइंड है, आपने फंक्शन को उसी रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना. यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर है. बट फाइनली व्हाट यू हैव टू गेट, फाइनली आपका क्वेश्चन बोलेगा ना x थीटा के टर्म्स में है, x t के टर्म्स में है, x w के टर्म्स में है, x z के टर्म्स में, किसी के भी टर्म्स में दिया गया है, लेकिन आपको तो चाहिए dy बाई डी एक्स. भाई अब dy बाई डी एक्स कैसे मिलेगा? फाइनली dy बाई डी एक्स के लिए ये dy बाई डी टी, y वाला हमेशा ऊपर रहेगा, ध्यान रखना आप न्यूमरेटर पे. dy बाई डी टी में अगर आप dx बाई डी टी से डिवाइड कर दो, dy बाई डी टी होल डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी, तो t और t कैंसिल हो जाएगा, t और t कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, dy बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी, तो t और t कैंसिल हुआ ना, बचा क्या? आप देख लो, यहाँ पे मैं करके आपको दिखाती हूँ. dy बाई डी टी होल डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी. अब ज़रा इसको हम मल्टीप्लाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स. देन फाइनली व्हाट यू आर गेटिंग हियर, dy बाई डी एक्स. ठीक है, समझ में आ रहा होगा, बड़ा आसान सा चीज़ है. तो dy बाई डी टी क्या है भाई? ये है g डैश या बार तो नहीं बोलेंगे, डैश ही बोलेंगे, g डैश t. ये डैश का मतलब समझते हो? बहुत सारे लोग नहीं समझते होंगे. इस डैश का सिंपल सा मतलब है फंक्शन को, एक डैश है ना, देखो सिंगल डैश है, तो इस फंक्शन को एक बार डिफ्रेंशिएट किया गया है. इसका सिंपल फंडा यही है, इस फंक्शन को एक बार डिफ्रेंशिएट किया गया है. अब मान लो मैं थोड़ा इधर साइड में, थोड़ा गंदा हो जाएगा नोट्स, ऐसा लिख दी. ध्यान से देखो, कितना डैश नज़र आ रहा है, 2. तो फंक्शन को कितनी बार डिफ्रेंशिएट करना है हमें, 2 टाइम्स. ठीक है, तो ये बताता है, ये जो डैश है ना, वो सिंपली ये बताता है आपको कि आपका फंक्शन कितनी बार डिफ्रेंशिएट किया गया है. ठीक है, तो चलो हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाते हैं. डी वाई बाई डी टी को क्या लिखेंगे, g डैश टी, और डी एक्स बाई डी टी को क्या लिखेंगे, f डैश टी. फाइनली यहाँ ऑब्वियसली ना, ये हमारा जो फंडा है ये कहाँ से आ रहा है भाई, ये तो हमारा हमेशा से रैशनल नंबर का फंडा हुआ करता है, हमेशा से, कि डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0. इफ़ डिनोमिनेटर विल बी 0 देन फंक्शन बिकम्स अनडिफाइंड. ये तो हमेशा से रहा है. ठीक है, आप रैशनल फॉर्म पढ़ रहे हो, p बाई क्यू नॉट इक्वल टू 0. रैशनल फंक्शन पढ़ रहे हो, देन डिनोमिनेटर ऑफ द फंक्शन इज नॉट इक्वल टू 0. इफ़ इट विल बी 0 देन फंक्शन बिकम्स अनडिफाइंड. गॉट इट? तो यहाँ तक चीज़ें आपको बहुत क्लियर होंगी. बस इतना समझ गए तो समझो आपका पैरामीट्रिक फंक्शन ख़त्म होता है. चलो चलें हम लोग आगे. एग्जाम्पल मैंने एक छोटा सा लिया. क्या लिखता है आपका क्वेश्चन, फाइंड dy बाई डी एक्स वेन x इज इक्वल टू a. यहाँ पे
आपको मुझे यहाँ लिखना चाहिए ए इज़ आर्बिटरी कांस्टेंट, ए इज़ आर्बिटरी कांस्टेंट। मैं कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। ए इज़ आर्बिटरी कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब भाई जब भी आप उसने डिफरेंशिएट करोगे ना तो ए आपको 0 ही मिलेगा, ठीक है। चलो x इज इक्वल टू ए इंटू टी प्लस साइन टी, ए इंटू टी प्लस साइन टी, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसमें रटने वाली कोई बात नहीं है। और y क्या लिखा हुआ, a इंटू 1 माइनस कॉस टी। और आपको करना क्या है, देखो भाई x को किसके टर्म्स में दिया, t के टर्म्स में लिख दिया, लेकिन चाहिए क्या, dy बाई डी एक्स। वाई को किसके टर्म्स में लिखा, ये a तो कांस्टेंट, इसकी तो बात ही नहीं करनी है, तो 0 हो जाता है ना। ये भी t के टर्म्स में दिया, लेकिन आपको फाइनली आंसर किस में चाहिए, dy बाई डी एक्स में चाहिए। यही तो है पैरामेट्रिक फंक्शन, x को t के रिस्पेक्ट में लिखा गया, y को t के रिस्पेक्ट में लिखा गया। दिस इज योर पैरामेट्रिक फंक्शंस। तो अब चलो x हमारे पास ऐसा है, अब उसने डिफ्रेंशिएट करोगे जो दिए गए फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में। a तो हमारा कांस्टेंट है, चलो हम इसको बाहर रख लिए। ब्रैकेट के अंदर अगर हम डिफ्रेंशिएट करते, डायरेक्ट मैंने लिखा हुआ है, आपको समझ में आएगा नहीं आएगा तो मेरे साथ आप चलो इस वीडियो में, देखो मैं क्या क्या बोल रही हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। a कांस्टेंट है, उसको मैंने बाहर रखा हुआ है। ब्रैकेट के अंदर x को डिफ्रेंशिएट किया 1, साइन का डिफ्रेंशिएट किया कॉस t, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर। अब बारी आती है, मैं इसको थोड़ा इलाबोरेट करके दिखाऊं आपको, 1 प्लस कॉस t प्लस, अब बारी आती है x प्लस साइन t, वो जो चेन रूल हम लोग पढ़ते हैं, इनटू a को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जब a को डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0। इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट ऐसे लिखा, a इंटू 1 प्लस कॉस टी, क्योंकि दूसरा वाला टर्म a को डिफ्रेंशिएट करने की वजह से क्या हो जाता है, 0 हो जा रहा है, ठीक है। ये आपका इक्वेशन 1 आ गया। हमेशा हर क्वेश्चन का एक ही फंडा, एक ही रूल, एक ही तरीका, ठीक है। चलो आगे चलो, dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स क्या है भाई, और सॉरी y इज इक्वल टू 1 इंटू 1 माइनस कॉस टी। अब आगे चले हम लोग, a को ऐसे ही फिर से बाहर रखा, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, कॉस का माइनस साइन, कॉस का कितना माइनस साइन, और माइनस माइनस प्लस, a साइन टी, यहाँ हो गया। अब हमें क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, इसलिए y वाला पार्ट न्यूमरेटर पे जाएगा। अगर डी एक्स बाई डी वाई चाहिए होता तो x वाला पार्ट न्यूमरेटर पे जाता, ओके। तो अब चलो चलते हैं, डी वाई बाई डी टी क्या है भाई, डी वाई बाई डी टी ए साइन टी लिख दिया हमने, ए साइन टी। डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी क्या है, इसको हम इक्वेशन 2 बना सकते हैं, जब हमने उसको 1 लिखा तो इसको 2 लिख सकते हैं। ए इंटू 1 प्लस कॉस टी, ए इंटू 1 प्लस कॉस टी। अब बड़ा ध्यान से देखना इस स्टेप को, यहाँ तक तो बड़ा आसान था। ये स्टेप पता है क्या है, कुछ दिन 2-3 दिन पहले हम लोगों ने डिफ्रेंशिएशन का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा हुआ था। ट्रांसफॉर्मेशन याद है, कन्वर्ट करना, उसमें कुछ फार्मूलाज थे, उस पे बेस्ड है ये टर्म। तो जरा जो कैंसिल आउट होते हैं उनको कैंसिल करें आप, कैंसिल आउट हो गया a और a, बचा क्या, साइन टी इंटू 1 प्लस कॉस टी। अब ये कहाँ से आ रहा है, मैं इसको बता दूँ आपको कहाँ से आ रहा है। यहाँ एक छोटा सा बॉक्स बनाती हूँ आपके लिए, आप ताकि इस चीज़ को समझे और बहुत ध्यान से देखें भी। साइन 2x का फॉर्मूला हम लोग 2-3 दिन पहले ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़े हैं, क्या है भाई, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। यहाँ मैंने याद करें आप, मैंने आपको याद दिलाया था, यहाँ पे 2 साइन था, यहाँ पे 2x था, यहाँ पे 1x, यहाँ पे 1x हो गया, यहाँ पे 2x था, यहाँ पे 1x, यहाँ पे 1x हो गया, ठीक है। अब सिमिलरली यहाँ पे देखो 1 है, देखो यहाँ पे 1 छुपा हुआ, 1 तो हाफ होगा ना, 1 है तो हाफ होगा ना, और यहाँ पे 2 था तो 1 था, तो यहाँ 1 है तो हाफ होगा ना। तो फार्मूला के हिसाब से 2 साइन एक्स कॉस एक्स, क्योंकि वहाँ x था, तो फार्मूला के हिसाब से यहाँ क्या होगा, 2 साइन t बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2। आपको समझ में आ रहा होगा शायद। एक और फेमस फार्मूला, मैं बार बार इसको बोलती हूँ फेमस फार्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, आप इसको जाने। इसका फार्मूला है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। कॉस 2x को 3 बार लिखना से मैंने सिखाया था, उसमें से एक ये है 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब इसको ज़रा मैं इसके रूप में लाने की कोशिश करती हूँ। अगर यहाँ पे ऐसा लिख दूँ, 2 कॉस स्क्वायर एक्स इज़ इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x, चेक कर लो ना, 2 कॉस स्क्वायर एक्स इज़ इक्वल टू 1, इधर चला गया,
प्लस, दोनों प्लस में हो गए इसलिए मैंने इसको थोड़ा अरेंज्ड फॉर्म में लिखा, 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x। अब देखो हमारा नोटिस करने वाला जो पार्ट है ये प्लस है, हमारा नोटिस करने वाला जो पार्ट क्या है वो क्या है, ये प्लस साइन है। ये प्लस का मतलब है तो 2 कॉस स्क्वायर होगा, अगर यहीं पे ये माइनस आ जाएगा तो 2 साइन स्क्वायर होगा। उसको भी मैंने करके दिखाया, उसको रिकॉल करो। ये बहुत 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 एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है ये दोनों, साइन 2x और कॉस 2x। कभी इसको ना भूलें, जब तक मैथ्स के साथ जुड़े रहोगे ये फार्मूला आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। तो सिंपल सा फंडा, अगर कॉस के साथ में +1 है तो 2 कॉस स्क्वायर ही होगा, अगर कॉस के साथ में -1 है तो साइन स्क्वायर ही होगा। किसके साथ, 2 के साथ। मैंने यहाँ लिखा 2 क्योंकि यहाँ पे 2 हुआ करता है एंगल में, तो यहाँ 1 हो जाता, पर यहाँ ऑलरेडी से 1 है तो उधर जाके हाफ होगा। तो क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर x, तो यहाँ क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर t/2। अब आपको ये चीज़ समझ में पक्का से आ गया होगा। तो इसमें जो कैंसिल हो रहा है, 2 और 2 कैंसिल हो गया, कॉस t/2 एक कैंसिल हो गया, बचा क्या। अभी देखो इधर में से भी कुछ कैंसिल हुआ, dt और dt इधर से कैंसिल हो गया, ये देखो dt कैंसिल हो गया। तो आपको क्या मिलता है, dy/dx इज इक्वल टू क्या मिलता है, साइन t/2 डिवाइडेड बाई कॉस t/2। देन योर फाइनल आंसर विल बी 10 t/2। ठीक है, हम इसको थोड़ा और भी अगर अच्छे से अरेंज करके लिखना चाहें तो dy/dx इज इक्वल टू 10 t/2 लिख सकते हैं। इसको बॉक्स में डाल देती हूँ, मैं हमेशा जनरली आंसर्स को बॉक्स में डाल देती हूँ। सिमिलरली वी हैव टेकन 2 फार्मूला 2 3 कितना भाई एग्जाम्पल मैंने लिया मुझे खुद भी याद नहीं, 1 2 5 एग्जाम्पल्स मैंने लिया हुआ। एक को समझाया मैंने, बाकी सब आपसे एकदम आसानी से बन जाएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, आप देखिए। x इज इक्वल टू a/t², y इज इक्वल टू 2at, dy/dx निकालना है। x को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिए, y को भी t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया और फाइनली डिवाइड करके dy/dx निकाल दिए। सिमिलरली x इज इक्वल टू a cos थीटा और y इज इक्वल टू b sin थीटा। a आपका आर्बिट्री कांस्टेंट, यहाँ देखो ये एक नया चीज़ मिला आपको, थीटा मिला। तो यहाँ पे टी पकड़ के नहीं बैठे रहोगे ना, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो आपको थीटा पकड़ के बैठना है। तो थीटा को ले लो, एक्स को किसके रिस्पेक्ट में थीटा, वाई को किसके रिस्पेक्ट में थीटा, तो ए कॉस। तो सिमिलरली जो भी आएगा इतना आप समझ सकते हो, नहीं समझ सकते हो तो पूछो। dy/d थीटा, dx/d थीटा कैंसिल, b कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा माइनस b/a कांस्टेंट है, बच गया। कॉस बाई साइन क्या हो गया, कॉट। इतना आंसर दिया आपको। अब चलो चलते हैं। 18-19 मिनट से ऊपर जाने से वीडियो अपलोड करने में बहुत मुश्किल होने लग जाता। एक्स ए कॉस क्यूब थीटा, ये भी क्यूब थीटा का क्वेश्चन है। ये बेसिकली बुक में मैंने आपको जो PDF सेंड किया हुआ है ना, उसमें भी ये क्वेश्चन है। तो उसमें से मैं क्यों कोरिलेट करके क्वेश्चंस लेती हूँ, ताकि आपको दोनों तरफ से आसान हो जाए। ठीक है, ताकि आपके कुछ छूटे नहीं क्वेश्चंस। हाँ, लेकिन मेरा कहना यह है कि सिर्फ RS अग्रवाल आपको नहीं करना है। RS अग्रवाल मुझे कराने के पीछे सिर्फ एक ही मकसद है कि RS अग्रवाल के अगर आप क्वेश्चन करते हो तो आपके NCERT के 100% क्वेश्चन हो जाएंगे अपने आप। लेकिन अगर आप RS अग्रवाल को कंप्लीट करते हो तभी सिर्फ, नहीं तो नहीं होगा। नहीं तो NCERT भी कंप्लीट नहीं होगा और RS अग्रवाल भी नहीं। यहाँ देखो भाई थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में जैसे आ रहा सेम चीज़। यहाँ देखो जो कैंसिल आउट हुआ, कैंसिल आउट करके जो बच गया सो लिख दे। ये देखो माइनस वाला 1 माइनस कॉस थीटा, कुछ याद आया। अगर इसको हम करना चाहेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, क्योंकि यहाँ 1 है थीटा के पास। 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 जो भी आएगा आप इसको देख लो। फाइनल आंसर में इसका dy वही सेम ही चीज़ आया है, आपको चेक कर लो। ये सेम क्वेश्चन है जो मैंने 1 नंबर आपको एक्सप्लेन किया ना, उसी का ये दूसरा फॉर्म है। वो टी के साथ था, ये थीटा के साथ है, तो हमको लगता है आपको समझना इजी होगा। यहाँ देखो मैंने क्या लिखा, डू द एक्सरसाइज बाय द हेल्प ऑफ PDF ऑफ RS अग्रवाल बुक फ्रॉम पेज नंबर इतना। मैंने इसका PDF दिया हुआ 422 से 423। छोटा सा एक्सरसाइज है विथ एग्जांपल्स। मैंने इसका PDF में लिख दिया क्योंकि बहुत लोगों के पास में नई बुक पुरानी बुक का इश्यूज़ है, इसलिए मैंने पेज नंबर के साथ में क्वेश्चंस दे दिए हैं। आई होप कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर टुडे।